आज हम बात करने वाले हैं 4 टॉपिक्स पर, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप, सेक्सुअल हरासमेंट और तीसरा ऑप्शन रहेगा पेरेंटल प्रॉपर्टीज़। तो इन 3 टॉपिक पर बात करेंगे जूही अरोरा जी के साथ, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ बने हुए हैं लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैम नमस्कार। नमस्ते दीपक जी। मैम लाइव न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। आज तो वुमेंस डे है, तो सबसे पहले तो हम अपने लाइव न्यूज़ 100 के दर्शकों को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैम आपको भी वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, और मेरी तरफ से भी बहुत सी ढेरों शुभकामनाएं इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे सभी औरतों को और सभी सशक्त महिलाओं को। मैम लाइव न्यूज़ 100 के दर्शक जानना चाहते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट, लिव इन रिलेशनशिप और 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें से आप सबसे पहले लाइव न्यूज़ 100 के दर्शकों को लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताएं। देखिए सर, बिल्कुल आपने जो टॉपिक मुझे बोले कवर करने के लिए, बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक हैं और बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक हैं। मैं जनरली उन टॉपिक्स पे बात करना भी नहीं चाहूँगी जो कि डाउरी हो गए या डोमेस्टिक वायलेंस हो गए। ये हम घर घर के कहानी है और हम एक्चुअल आजू बाजू सुनते हैं, लोगों को समझते हैं, हमें पता भी है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे शायद जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है और हम एक्चुअली उस चीज़ के शिकार भी हैं। जैसे एक हो गया लिव इन रिलेशनशिप, जो आज की डेट में मेट्रो सिटीज़ का हाल है, आपको पता ही है, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप्स डे टू डे इमर्ज हो रहा है, डे टू डे इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ पे लोग साथ रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है एक महिला और एक पुरुष साथ रह रहा है काफ़ी टाइम से, और अब क्योंकि उनके बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जहाँ पे वो लोग अलग हो रहे हैं, लेकिन अब क्या वुमेन के कोई राइट्स नहीं है? एक आदमी को अपना 7-8 साल देने के बाद, एक घर में रहने के बाद, फाइनेंशियली सारा कंट्रीब्यूट करने के बाद, क्या वो आदमी ऐसे ही जा सकता है या फिर औरत ऐसे ही जा सकती है? उस केस में वहाँ पे एक सेटल्ड लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो जबकि ये लिव इन रिलेशनशिप का कोई ऐसे लेजिस्लेशन बना नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कानून नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप एक्ट कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स पे ये हेल्ड किया है कि एक औरत जो आदमी के साथ किसी काफ़ी समय से अगर रह रही है और कुछ पैरामीटर्स उसमें वो गाइडलाइंस उसकी जजमेंट के हिसाब से वो फुलफिल हो रही है, जैसे कि वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही है, उन लोगों के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है उनके बीच में, या कोई चाइल्ड है कुछ, या सोसाइटी में वो एज हस्बैंड एंड वाइफ मूव कर रहे हैं, तो उस केस में वो लिव इन रिलेशनशिप वैलिड माना जाता है और उस औरत को वो सारे हक दिए जाते हैं जो वो शादी के बाद मिलने के लिए हकदार थी। यहाँ तक कि उनके बच्चे को भी एक जायज़ औलाद की तरह माना जाता है और उनके बच्चे को जो भी सक्सेशन में मिलना चाहिए था शादी के बाद, वो सारे प्रॉपर्टी में हक सब कुछ वैसे ही मिलते हैं उसी दौरान जैसे अगर शादी हुई होती तो। मैम, अगर कोई महिला, कोई लड़की, कोई स्त्री अगर किसी पुरुष के साथ, अन्य मर्द के साथ रहती है, रिलेशनशिप में रहती है, तो उसको सही नहीं माना जाता हमारे समाज में, तो इस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए सर, इस पर बहुत ही एक ज़बरदस्त जजमेंट अभी रिसेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, जो ये कहता है कि 2 हस्बैंड एंड वाइफ नहीं, एक अडल्ट, एक मेल और फीमेल एडल्ट जो है 18 साल से ऊपर है, वो फ्री टू लिव हैं, वो कहीं भी रह सकते हैं, उनको पूरी आज़ादी रहने की, आप किसी को फोर्सफुली नहीं बोल सकते। तो उस चीज़ को अब समाज धीरे धीरे बदल रही, क्योंकि हमारा लॉ ऐसा है, हमारे को एक लॉ से बहुत सपोर्ट मिलता है। देखिए, जुडिशरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करती है कि वो समाज को एक आईना दिखा सके कि देखिए ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि अंत में ये जुडिशरी के हाथ में ही है कि वो चीज़ माने कि यह गलत है क्या सही है। तो इस पर जजमेंट्स आई हुई हैं जो ये कहती हैं कि एक एडल्ट मेल और फीमेल आर फ्री टू लिव विद ईच अदर, अगर वो दोनों मिल के साथ रहना चाहते हैं और अगर उनके फैमिली एतराज़ करती है तो उस केस में उन लोगों को पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। आप ये देखिए, ऐसे बहुत से केसेस हैं जो हमारे पास आते हैं जहाँ एडल्ट शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते, तो जिसमें कि ऑनर पे, किलिंग पे भी बात चली जाती है कई केसेस में तो। लेकिन उस केस में, ऐसे केसेस में वहाँ पे कोर्ट पूरी प्रोटेक्शन इन ऐसे कपल्स को प्रोवाइड कराता है। चलो मैम, ये तो बात रही इस टॉपिक पर। अभी हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट। कोई भी लड़की, महिला किसी ऑफिस में वर्क करती है और साथ में उसके जो यौन शोषण कह सकते हैं कि जो ओनर होते हैं या फिर एम्प्लॉयर की तरफ से कलीग्स हो गए, जो भी सेक्सुअल हरासमेंट किए जाते हैं, चाहे वो प्रमोशन को लेके हों या किसी अन्य वे में हों, तो महिलाओं को क्या या लड़कियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या अगर उसकी कंप्लेंट्स करें तो कैसे कंप्लेंट्स करनी चाहिए? तो उस बारे में देखिए सर, इस पे एक प्रॉपर एक्ट बना हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी महिला किसी भी मेट्रो सिटी में या किसी भी कोई भी जगह पे अगर कोई MNC में काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, उसमें कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़
काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि उस एक्ट में ये है कि वो कंपनी उसी कंपनी को ही रजिस्टर मानी जाएगी जिसमें कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आप 1-2 के साथ रह रहे हो तो ये वहाँ पे एक्ट लगेगा, लेकिन हाँ वहाँ पे भी उनको छूट है कि अगर कहीं पे भी किसी महिला को कोई भी अब्यूज़ होता है, चाहे एम्प्लॉयर के थ्रू हो, चाहे एम्प्लॉय के थ्रू, आपके कलीग के थ्रू हो, बस ड्राइवर के थ्रू हो, जो कि बस भी एम्प्लॉयर की है, उसमें भी आपके पास पूरा हक है कि आप इस एक्ट के तहत एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एक एडवाइजरी बोर्ड मेंबर होते हैं ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, वहाँ पे एक वुमेन भी एक उस एडवाइजरी का हिस्सा होती हैं, बोर्ड मेंबर होती हैं, तो वहाँ पे जाके वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं और उनकी कंप्लेंट की पूरी सुनवाई है और उनको पूरा एक सशक्तिकरण दिया हुआ है इस एक्ट के तहत। तो मैम इसमें बदनाम होने की भी बात हो सकती है क्या, जो महिलाएं हैं कहीं कंप्लेंट्स करना चाहें कोई, या हिडन रखते हैं ये? सर ये टोटली डिपेंडेंट होता है कंप्लेनेंट के ऊपर। अगर कंप्लेनेंट चाहती है कि मेरी एक जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाए तो उस तरीके से भी रखा जा सकता है। आप किसी को ज़रूरी नहीं है कि आप सामने आके ही अपनी बात रखी जाए, आप गुप्त तरीके से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और उस पर कार्रवाई करवा जा सकते हैं। पीछे की अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, 2 दिन पहले ही मैं देख रही थी, यहाँ तक कि कल की न्यूज़ थी, कि जिसमें बेटे ने अपनी माँ के साथ जो दुष्कर्म हुआ था आज से 27 साल पहले, उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई है। एक माँ के साथ कभी रेप हुआ था, उससे एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को 27 साल बाद जब बच्चे ने अपने बाप का नाम पूछा तो उस बच्चे ने अपनी माँ की कंप्लेंट कराई क्योंकि उसके साथ गैंग रेप हुआ था। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी समय कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और गुप्त तरीके से भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैम लाइव न्यूज़ 100 के दर्शक जानना चाहते हैं कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या जो बेटों का हक होता है प्रॉपर्टीज़ पे, माता पिता की प्रॉपर्टी पे जो बेटों का हक होता है, क्या वही बेटियों का भी होता है, क्या समान होता है? देखिए ऐसा कहते हैं ना कि व्हेन यू एजुकेट मैन यू ओनली एजुकेट मैन, बट व्हेन यू एजुकेट वुमेन यू एजुकेट जनरेशंस। तो ये सच कहा गया है कि एक औरत को पूरा हक है आज की डेट में समाज में उसी तरीके से चलने का जैसे एक आम आदमी चलता है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक सक्सेशन एक्ट है जो कि अमेंड भी किया गया था 2005 में, और आज की डेट में इसमें दिन पे दिन बदलाव आते रहते हैं जजमेंट्स के तहत। अभी रिसेंट जजमेंट है जहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि औरतों को पूरा हक है अपने फादर की संपत्ति पे। पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ में आज की डेट में अगर मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हम, तो वो प्रॉपर्टी 4 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक हिस्सा भाई और बहनों को सबको मिलेगा अपना अपना हिस्सा। तो मैम इसके लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अपना हक मांग सकते हैं, क्या प्रोसेस है, थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। इस केस में क्या होता है, क्योंकि हमारी एक धारणा पुरानी ऐसी, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बहन है, शादी हो गई तो बहन हमें एनओसी दे। जनरली यही होता आया है कि हम बहनों से एनओसी लेते हैं कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई लोग ऐसे ही कराते हैं। पर इस केस पे मैंने महिलाओं के अगेंस्ट हाई कोर्ट में केस लड़ा था आज से 2 साल पहले, और वहाँ पे हमें विजय साबित हुई थी। भाइयों के अगेंस्ट फाइल किया था, वो साधना सिंह वर्सेस के नाम से केस है, और उस केस में हमारा केस को इतना मजबूत करके मीडिएशन में डाला गया और वहाँ पे भाइयों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं जो फादर का हक था, वो जो फादर अब नहीं थे उनके, तो दोनों बहनों को इक्वल हिस्सा दिलवाया गया था। उन भाइयों ने किसी कागज़ पे साइन करवाए हुए थे, लेकिन बाद में अल्टीमेटली सेटल हो गया। तो इस केस में आपको सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रॉपर्टी का क्या वैल्यूएशन है। आपको सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना पड़ेगा, इमीडिएटली कोर्ट उस पर स्टे लगाता है और आपका जो कोर्ट में केस होता है वो प्रोसीड होता है। मैम कुछ महिलाएं या कोई भी क्लाइंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, गरीब हैं और वो मदद लेना चाहें, तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कैसे बात करें? देखिए सर, जनरली मैं समझ सकती हूँ क्योंकि हमारे इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कोविड में बहुत से लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, बट दे आर अब्यूजिव, जो विक्टिम्स भी हैं इस वायलेंस के किसी भी तरीके के। तो उस केस में वहाँ पे हमारे हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नाम से DLS से बनी हुई है, वहाँ जाके वो एक मुफ्त कानूनी एड ले सकते हैं और उससे वो आगे अपने केसेस जो हैं फाइल करवा सकते हैं। वो ये महिलाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे आपको कुछ एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपकी इनकम नहीं है, या जो भी उनकी एक गाइडलाइंस है फॉलो करनी पड़ेंगी, और अल्टीमेटली आपको एक फ्री एड मिल सकती है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100, खास बातचीत जूही अरोड़ा जी के साथ। बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाइव न्यूज़ 100 देख रहे हैं आप, जूही अरोड़ा जी के साथ। मैम क्या आपके पास कभी कोई ट्रांसजेंडर का केस आया है? क्या ट्रांसजेंडर को भी समान अधिकार मिले हैं जो भारत सरकार की तरफ से, या लीगल जो राइट्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं महिलाओं के लिए, क्या ट्रांसजेंडर को भी सेम होते हैं? बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप, और ये सच है कि मेरे पास ट्रांसजेंडर के भी केसेस आए हुए हैं। 2 महीने पहले ही मेरे पास एक ऑफिस में एक महिला आई जिन्होंने खुद बताया कि मैं ट्रांसजेंडर रही हूँ।
हूँ फ़िलहाल, ये वो मेल टू फीमेल कन्वर्ट हुई थी। तो अब उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, वो किसी के साथ एक रिलेशनशिप में थी और उस रिलेशनशिप में वही हुआ जैसा मैंने आपको बताया, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बावजूद उनको वो हक नहीं मिले या फिर उनके साथ एक वो चीज़ धोखे हुआ। तो उनके पास भी पूरा हक है। ट्रांसजेंडर एक्ट अब तो पूरा एक लीगलाइज लेजिस्लेशन बन चुका है, एक्ट है जिसमें उनको पूरा के पूरे पावर्स हैं। उनके पास एक पूरी गाइडलाइंस उस एक्ट में कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपके में कोई मतलब भेदभाव है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई भेदभाव है, या आपके साथ गलत व्यवहार करा जा रहा है, या आपको वो सारी चीज़ें उस एक्ट में उनको सेफगार्ड करी जा रही हैं। और उसके अलावा भी सिर्फ ट्रांसजेंडर जो हैं वो ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत ही नहीं, आप किसी भी एक्ट में एक लेजिबल है कि आप केस फाइल कर सकते हो पुरुष के अगेंस्ट। जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस में केस फाइल कर सकते हैं, आप एक 125 CRPC में केस फाइल कर सकते हैं। तो आप कहीं भी, और वो उनके पास पूरा हक है कि वो एक समान पुरुष से शादी करके अपनी आगे की लाइफ बढ़ा सकते हैं। ऐसे है। मैम, एक और लाइव न्यूज़ 100 के दर्शकों का सवाल, साइबर क्राइम के केस दिन प्रतिदिन दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस सदैव सतर्क है, सजग है और अपने भर प्रयास कर रही है क्राइम्स को रोकने के लिए। तो मैम, क्या आप कोई सजेशन है कि अगर कोई साइबर क्राइम से पीड़ित है तो अपनी कंप्लेंट्स कहाँ कर सकता है? देखिए सर, ये साइबर क्राइम तो आज की डेट में इस तरह से बढ़ रहा है कि हम अपने शायद जैसे हम प्रतिदिन बच्चा बढ़ता है ना अपनी उम्र में, उसी तरह से समाज में साइबर क्राइम, और जितना ये डिजिटलाइजेशन का ज़माना है उतना ही साइबर क्राइम का भी बढ़ने का ज़माना है। क्योंकि हम जितना डिजिटलाइज करेंगे अपने आप को, उसमें उतने ही हमारे पास साइबर क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। साइबर क्राइम क्या है? किसी भी तरीके का साइबर क्राइम जो इंटरनेट से ज़रिए से जुड़ा हुआ है, कोई भी क्राइम, उसे हम साइबर क्राइम का नाम लेते हैं। कल मैं किसी ATM में खड़े होके मैंने स्वैप किया और 2 दिन बाद मेरे अकाउंट से अचानक पैसे कटे, वो भी एक साइबर क्राइम है। या कल कोई आदमी मेरे को सोशल साइट पे मेरे को स्टॉक कर रहा है, या मेरी फ़ोटोग्राफ्स को मॉर्फ करके कहीं वो उसको करना चाह रहा है, इंटरनेट पे ऑन एयर करना चाह रहा है, तो वो भी एक तरह का साइबर क्राइम है। हर छोटी छोटी, यहाँ तक कि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि मैं हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ ने मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश करी, मेरे पास लिंक्डइन का प्रोफाइल आया। क्योंकि ज़्यादातर ये केसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि जहाँ पे हम दूसरे की तनख्वाह जानना चाहते हैं, दूसरे की ग्रोथ जानना चाहते हैं, आज की डेट में आप एक तरह से सब कुछ ओपन बुक है इंसान की, तो वहाँ पे भी ये चीज़ साइबर क्राइम है। आपको एक मैसेज आया कि आपके लिंक्डइन पे किसी और ने प्रोफाइल में करने की कोशिश करी है, आपको फ़ौरन एक मैसेज आया था आज की डेट में कि या किसी और कंप्यूटर से, किसी और IP एड्रेस से आपके प्रोफाइल में करने की कोशिश करी है। तो उस केसेस में यहाँ पे हमारे पास एक साइबर सेल बनी हुई है IT एक्ट के अंदर। आप उस अपनी कंप्लेंट पूरी दर्ज करा के, पूरी उस चीज़ का फ़ोटो प्रिंट लेके अपनी कंप्लेंट के साथ आप उस साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद जाके नहीं फाइल कर पाता साइबर सेल में जाके स्पेसिफिकली, या किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकता किसी भी वजह से, तो आप उस चीज़ को ऑनलाइन कर सकते हैं। आज की डेट में ऑनलाइन भी आपकी पूरी सुनवाई होती है। आपको कंप्लेंट फाइल करेंगे, आपको इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और उस कंप्लेंट पे फ़ौरन जो कार्रवाई आपकी शुरू हो सकती है। मैम, ये जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है, क्या ये सिर्फ कागज़ तक ही सीमित होता है या एक्चुअल में भी दिल्ली पुलिस काम करती है? नहीं सर, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगी। कितने दिल्ली पुलिस ने भी बहुत अचीवमेंट करी है, यहाँ तक कि सारी पुलिस पूरी मेहनत करती है सब चीज़ों को गैदर करने के लिए। कई बार कुछ चीज़ों में समय ज़रूर लगता है क्योंकि ये चीज़ें जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी तेज़ी से हमारे यहाँ भर्ती नहीं बढ़ती है पुलिस की, लेकिन फिर भी देयर आर हेल्पफुल। बहुत NGO हैं जिस पे काम कर रही हैं। बहुत सारे एक डेली सेल बने हुए हैं, वुमेन हेल्पलाइंस बनी हुई हैं। इसीलिए बनी है कि हम औरतों को और पुरुष को भी जो पीड़ित है, ज़रूरी नहीं हम औरतें ही पीड़ित हैं आज के युग में, भले ही हम इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाए, पर ऐसा है जहाँ पे आदमियों को भी अब्यूज़ होता है, आदमियों का भी अब्यूज़ होता है। तो उस केस में सब तरीके से काम करा जाता है। बस आपको ये है कि आपको रेगुलर फॉलोअप करना है, क्योंकि आप एक अकेले कंप्लेंट के अपने कंप्लेनेंट है, बट उनके पास दिन में ऐसी कितनी कंप्लेंट्स आ रही है। तो अगर आप रेगुलर फॉलोअप करेंगे तो आपका ज़रूर वहाँ से निवारण ज़रूर होगा। ठीक मैम, थैंक यू लाइव न्यूज़ 100 से बात करने के लिए। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दीपक शर्मा।